नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है, लोकतंत्र चैप्टर हमारा कंटिन्यू हो रहा था। चलिए, लोकतंत्र के 3 प्रकार हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलिए फर्स्ट को देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, नाम से पता है डायरेक्ट है, यहाँ पे पब्लिक की सीधी भूमिका होगी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला प्रयोग यूनानी युग में एथेंस में हुआ था। ठीक है, एथेंस। और ये टाइम पीरियड कब आया था? जब फाइट वगैरह चल रही थी स्पार्टा की, मीट द स्पार्टन। आप ये सारी चीज़ें, स्पार्ट 3000 BC नाम से पिक्चर है। स्पार्टा, जब स्पार्टा वॉर हुई थी एथेंस में, तब वहाँ पे लोगों की भूमिका बढ़ने लगी थी, हम अपना नेता खुद चुने। तो ये सारी चीज़ें, तो एथेंस को डेमोक्रेटिक का जनक माना जाता है। ये बस ध्यान रखो, एथेंस में लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जिसे एथेनिया भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोपीय देश यूनान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यूनान की सबसे बड़ी क्या है? राजधानी और सबसे बड़ा शहर है एथेंस यूनान में। ये लोकतंत्र का आदर्श क्या है? आदर्श रूप है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। बस मेन बात यही है कि लोकतंत्र का पहला प्रयोग यूनानी युग में एथेंस में हुआ था। बस, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जनमत संग्रह यानी कि प्रत्याहार, रिकॉल तथा स्थानीय इकाई द्वारा शासन किया जाता है। यानी कि जो शासन है डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा किया जाता है। और रिकॉल का जो मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको रिकॉल का मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि रिकॉल है क्या? राइट टू रिकॉल। जेम्स मिल ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को शक्ति दी जाए तो प्रकृति तौर पर यानी प्राकृतिक तौर पर वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लाभ के लिए करेगा। जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना गया व्यक्ति भी यदि संभव हुआ तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करेगा। समझ रहे हो ना? जैसे वर्तमान में आपको स्थिति दिखती है, भले पब्लिक ने चुना है लेकिन गद्दी पे जाने के बाद वो अपने मतलब के लिए काम करने लग जाता है। हमारे यहाँ चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा अनैतिक पैसा यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। लोग पैसों की इस बहती गंगा में हाथ में अपना मत लेकर डुबकी लगाते हैं और बदले में इस गंगा से शराब, मुर्गा और मुद्रा निकाल लेते हैं। फिर अगले 5 सालों तक इस ग्रेट फेस्टिवल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि 5 साल बाद दोबारा से हम डुबके लगाएंगे और ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। सॉरी, चुनाव ही यही किस्सा दोहराया जाता है। हर साल यही एक्टिविटी होती है, पैसा खिला दिया जाता है। और अभी आपने देखा भी होगा जब चुनाव हुए थे यूपी वगैरह में, तो दिल्ली से बंदे बुलाए भी गए थे गाड़ियों से। तो ये ठीक नहीं है। इंसान को इतना सस्ता भी नहीं होना चाहिए कि वो ज़रा से पैसों के लिए बिक जाए। ओके, यदि पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद भी जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं करते तो क्या मान लिया जाए कि भारत की जनता हमेशा इस दृश्य यानी विकास यानी कि चक्र से, ये गंदे चक्र से में फंसी रहेगी? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे जनता अपने प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुला ले? तो रिकॉल का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति को आपने चुना है, अगर जो उसने वादे किए हैं वो ठीक से पूरा ना करे तो हम उस व्यक्ति को वापस बुला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। ओके, प्रावधान तो लेकिन इस प्रावधान, देखो दरअसल प्रावधान तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और इस उपेक्षित प्रावधान का नाम राइट टू रिकॉल यानी कि वापस बुलाने का अधिकार कहते हैं। अब देखो इसको रीड कर लो, इस वाले को रीड करना, ये वाला रीडिंग के पर्पज़ से ये यहाँ से शुरू करता हूँ। आप वीडियो को रोक लेना और इसको रीड करना कि हमारा सारा टाइम पीरियड है, कैसे कैसे ये बातें हुई थी। क्या है रिकॉल चुनाव? आज के आधुनिक समय में रिकॉल चुनाव जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का
अधिकार की प्रक्रिया का एक रूप है। ये आमतौर पर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए मतदान चुने हुए प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रत्यक्ष मतदान के जरिए हटा सकते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा में 1995 से रिकॉल चुनाव को मान्यता थी, जिसके जरिए मतदान अपने संसदीय प्रतिनिधियों को पद से हटाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। समझ रहे हो? रिकॉल चुनाव अमेरिका में प्रत्येक लोकतंत्र का एक सशक्त उपकरण है। अगर ठीक से काम नहीं करेंगे बंदा बुला लेंगे वापस। अलास्का, जॉर्जिया, कांसास, मिनेसोटा, मोंटा, रोड आइलैंड, वाशिंगटन जैसे प्रांत धोखाधड़ी, दुराचार के आरोप पर रिकॉल चुनाव की अनुमति देते हैं। समझ रहे हो? नोट: भारत के सुप्रसिद्ध मानवाधिकारवादी M.N. राव ने वर्ष 1944 में विकेंद्रीकृत और शासन के विकसित स्वरूप को प्रस्तावित किया था और जनप्रतिनिधियों को चुनने और उन्हें वापस बुलाने की अनुमति देता है। ठीक है। और 1974 में जयप्रकाश नारायण ने भी राइट टू रिकॉल के बारे में क्यों आवश्यक है चुनाव, ये सब बोला था जब इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव वगैरह को बताया कि इन्होंने अधिकारियों का मिसयूज़ किया है और इमरजेंसी वाले पार्ट जो आप 12th में पढ़ चुके हैं। ओके। एक सच्चे लोकतंत्र में ऐसी सरकार की परिकल्पना की गई जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी गई हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई बार बहुमत का चुनाव प्रणाली हर निर्वाचित जनप्रतिनिधि को लोगों का सच्चा जनादेश प्राप्त नहीं होता। हम जैसा सुनते हैं वैसा कभी नहीं होता कि हम जिसको व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए सही काम करेगा। ठीक है। तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, और हम उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि हमारा अनुमान अच्छा हो। तो सबसे पहले आप सभी को एजुकेटेड होना होगा, समझदारी से निर्णय लेने पड़ेंगे कि हम ऐसे कैसे व्यक्ति को चुने जो हमारे लिए सही डिसीजन ले, जो हमें रोज़गार दे। ठीक है। और अच्छे समाज के वातावरण क्रिएट करें। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? जब आप एजुकेटेड होगे, अपनी बुक्स को पढ़ोगे, तब आपको अच्छा लगेगा, तब आपको सही डिसीजन आप ले पाओगे। चलो आगे देखते हैं। तर्क और न्याय का तकाज़ा है कि अगर लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है तो उन्हें जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य पालन में विफल रहने या कदाचार में लिप्त होने पर हटाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। सही बात है। विदित हो कि जनप्रतिनिधि कानून 1991 केवल कुछ अपराधों के मामलों में जनप्रतिनिधि को हटाने की मंजूरी देता है। जनप्रतिनिधियों की सामान्य अक्षमता और मतदाताओं की नाराज़गी और उन्हें हटाने का कारण नहीं मानता इस एक्ट में। ठीक है। 1951 में बस कुछ अपराध, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, ये सारे केस वगैरह चल रहा है, तो वो नहीं आएगा। जीतने के बाद बंदा पब्लिक के काम नहीं कर रहा तो उसे हटा नहीं सकते हैं, ये बात इसके अंदर बोली गई है। और ये जो आपको रीडिंग के लिए बोला गया ना, रीडिंग जो मैंने बताया था आपको कि इसकी रीडिंग करना, इसमें ये बोला कि बार बार भारत में इलेक्शन कराना ठीक नहीं है, खर्चा वगैरह ये सारी बातें। जैसे मैं तो ये सोचता हूँ कि सभी बंदों का इंटरव्यू होना चाहिए नेताओं का पब्लिकली। ठीक है। जैसे कोई बंदा है, कोई अगर नौकरी करता है किसी, जैसे यूपीएससी का है, वो ज़िला संभालता है, तो उनका कितना टफ इंटरव्यू होता है ना। सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। अब एक ऐसा नेता है जो उस पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो उनका भी एक इंटरव्यू होना चाहिए, और इंटरव्यू मीडिया वगैरह से नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, रिटायर हो गए, ये बड़े बड़े IAS ऑफिसर हो गए, कोई डिफेंस के मिनिस्टर हो गए, ये सारे बड़े बड़े लोग इंटरव्यू लें, अच्छे से प्रश्न पूछें कि आप क्या चाहते हो, आपकी कैसी। ओके। उस इंटरव्यू को पब्लिक कर दें। अब पब्लिक उस चीज़ को स्वयं देखें कि व्यक्ति कैसा है। ओके। ये सारी बातें, और कुछ व्यक्ति उसमें पब्लिक भी हो के शामिल, बस, और उस चीज़ को पब्लिकली किया जाए तो पब्लिक स्वयं अपना डिसीजन ले सके कि हम ये व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि ये थोड़ा कुछ ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, ना हो कोई दिक्कत नहीं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिकॉल वर्ड समझ आ गया होगा कि रिकॉल क्या है। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय इकाइयों द्वारा शासन होता है, यानी कि लोकल बॉडीज़ जो होती हैं उनके द्वारा शासन वगैरह ये काम चलता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना रूसों के विचारों में
पाई जाती है। ये लोग दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं, यानी कि पार्टी वगैरह बना के एक सेपरेट रूल उसको मना करते हैं। रूसों का मानना था कि इंग्लैंड के लोग 5 वर्षों में एक बार स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जब लोगों को उसमें राइट्स मिलता है कि हाँ भाई आप किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। ये सारी बातें इन्होंने कही है। अब सेकंड देखते हैं हमारा इसके अंदर क्या बातें बोली गई हैं। यहाँ बोला गया है निःशुल्क चुनाव प्रतिनिधि का चयन करने वाले मतदाताओं की विशेषता। ओके, जो निःशुल्क हैं बिना पैसे के आते हैं। चुनाव में सभी प्रक्रिया का पालन हो, ये सारी एक्टिविटी इसके अंदर बोली गई। ये विशेषताएं, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे थे ये। चलो राजनीतिक, यहाँ से पढ़ रहे हैं। राजनीतिक लोकतंत्र का आशय ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन, मतदान, वैक्स मताधिकार इत्यादि के द्वारा शासन किया जाता है। यानी जब चुनाव की प्रक्रिया हो कम से कम ये एक्टिविटी तो आपकी पूरी होनी ही चाहिए। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक रूप मानते हैं, यानी जो विशेष वर्ग के लोग हैं वो सब मानते हैं कि अगर ये सारी एक्टिविटीज़ पूरी हो रही है तो वो लोकतंत्र की एक्टिविटी विशेषताओं को पूरा कर रहा है। ये सारी बातें। अब थर्ड पॉइंट है हमारा तत्वात्मक लोकतंत्र। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आशय ही तत्वात्मक लोकतंत्र है, जिसमें सोसाइटी और इकोनॉमिक से रिलेटेड पार्ट जो होते हैं इसको बोला। तत्वात्मक लोकतंत्र मूलभूत समाजवादी कल्याणकारी राज्यों में निहित होता है। इसमें वैक्स मताधिकार, चुनाव प्रतिनिधि शासन के अतिरिक्त लोगों की सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति समाज में किस तरीके घूम सकता है, उसके क्या क्या राइट्स हैं और अपना व्यापार वो सोसाइटी में किस तरीके से कर सकता है वोट देने के बाद भी। ये सारी बातें इसके अंदर शामिल होती हैं। अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिससे लोग क्या होते हैं, सशक्त होते हैं, जागरूक होते हैं और अपने काम भी कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू बोले गए हैं भाई लोकतंत्र के प्रकार। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। आप प्लीज़ अपनी इग्नू की बुक जरूर करना, इग्नू की बुक की रीडिंग करना और अपने एक नोट्स बनाना, ठीक है। अपने एक सेल्फ नोट्स बना लेना भाई। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अपनी इग्नू की बुक की रीडिंग ज़रूर करें।